उत्तराखंड के सुंदर द्वारा हाट में आपका स्वागत है, जो 356 मंदिरों वाला एक अद्भुत शहर है। यहाँ से थोड़ी दूर प्रसिद्ध दूनागिरी मंदिर है, जिसकी कहानी सीधे रामायण से जुड़ी है। द नेम दूनागिरी मीन्स माउंटेन. It comes from the epic of the Ramayana. Legend says that when Lord Hanuman was carrying the Dronagiri mountain with the healing Sanjivani herb, a piece of that sacred mountain broke off and fell here. This ancient site is now home to a temple honoring the goddess Durga. Dwara Haat is a sacred place where the immortal Guru Mahavtar Babaji first taught the Kriya Yoga to his disciple Lahiri Mahasaya. यहाँ पास में ही आप महावतार बाबा जी की गुफा और पांडव खोली भी पा सकते हैं. The Yogadas Satsang Ashram, a peaceful center for spiritual practice, is right in Dwara Haat, surrounded by pine trees. इस एपिसोड में हम द्वारा हाट के 4 अद्भुत मंदिरों के दर्शन करेंगे और अधिकारी जी से शहर की संस्कृति के बारे में आकर्षक कहानियां सुनेंगे. चलिए अधिकारी जी, अभी हम कौन सा वाला मंदिर कवर कर रहे हैं? कहाँ हम जा रहे हैं? ये महामृत्युंजय मंदिर है. अच्छा. महामृत्युंजय मंदिर ये शिव जी का मंदिर है, जो शिव चतुर्दशी पर शिवालय की में और अमावस्या पर और सभी उसमें यहाँ पर लोग आते रहते हैं. और ये बहुत प्राचीन है. बहुत प्राचीन ये मंदिर मैडम कतुरी शासन, उत्तराखंड में कतुरों का शासन रहा. अच्छा. 14वीं शताब्दी तक. अच्छा. हाँ, 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक. अच्छा. और यहाँ 365 करीब नौले बनवाए और 30 मंदिर लोकल में हैं. अच्छा. वैसे पूरे द्वाराहाट में करीब 360 मंदिर हैं. अच्छा. लेकिन द्वाराहाट में ही 30 मंदिर हैं. और ये 6 मंदिर जो हैं यहाँ पर, ये महामृत्युंजय समूह हो गया, ऊपर बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ऊपर कचहरी, देवाल, गुर्जर देव मंदिर, ये 6 मंदिरों का समूह भी यहाँ पर काफी. और ये कतुरी शासक जो थे उन्होंने बनवाया. और चूंकि यहाँ माना जाता है कि यहाँ कतूर राजाओं की राजधानी रही, तो इसलिए यहाँ पर ये उनके कचहरी और देवाल जो आपने, तो वहाँ पर वो अपनी मीटिंग करते थे, पंचायत करते. और माना जाता है कि यहाँ पर न्यायालय भी था उनका. कचहरी मंदिर में ही वो न्यायालय भी था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं. तो इसलिए ये काफी सुंदर यहाँ पर बहुत ही सुंदर है. इतिहासकार इसकी शैली के बारे में जो हमने लिखा पढ़ा है, वो उसमें नागर शैली जो होती है, उस शैली में ये मंदिर बने हुए हैं. इसमें नीचे ये वर्गाकार होता है बिल्कुल, और ऊपर बीच में उसके अंत में फिर गुंबद गोल होता है. ऊपर अभी है ऊपर. हाँ, ऊपर है. ये आप देख रही हैं यहाँ पर. ये जो है ये उस समय मंदिर बन रहा होगा या कुछ ऐसा रहा होगा. ये पूरा मंदिर बना नहीं. देखिए आप, इसमें नींव है नीचे, पूरी नींव. और ये आम्ल जो है, जो ऊपर आपने देखिए, तो ये जो है आम्ल, ये वही आम्ल है. अच्छा. इस मंदिर का, अगर ये मंदिर बना, अब ऐसा लगता है कि ये पूरा नहीं बन पाया. और उधर क्या है? वो जो है, लोग सूर्य का पूजा करते हैं. इसमें सूर्य अर्घ्य देते हैं. रक्षक होते हैं, भैरव आप जानती हैं, तो उनका भैरव मंदिर है. तो यहाँ भी उतनी ही पूजा अर्चना होती है जितनी यहाँ होती है. अच्छा. पुरातत्व विभाग की देख रेख में ये सारे यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग के आप देख रहे हैं बैठे हुए लोग, ये सब पुरातत्व विभाग के हैं. तो पुरातत्व विभाग की इसकी पूरी देख रेख करता है. तो अभी कई चीजें पुरातत्व विभाग ने संजो करके रख दी है. जैसे ऊपर बद्रीनाथ मंदिर है, तो उसमें जो मूर्तियां हैं, आपने देखा होगा. यहाँ पर अन्य मंदिर तो हैं, ये इसमें तो माँ मृत्युंजय की पूजा होती है, शिव जी का प्रतीक है, लिंग है, उसमें जल चढ़ाते हैं लोग. यहाँ भैरव मंदिर की भी पूजा होती है वहां भी. लेकिन अन्य मंदिरों में आप देखेंगे
तो वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं। हाँ, क्योंकि कल जब वो हाँ। कचेरी मंदिर हम गए तो वहां पर कोई भी प्रतिमा नहीं थी। तो वो नहीं, और में नहीं है। हाँ। तो अब उसमें उनकी मूर्तियां और प्रतिमा सब यहाँ जो बद्रीनाथ मंदिर है, हाँ, यहाँ रखी हुई है। अच्छा। वहां सजा। अब ये प्रस्ताव था लोगों का, बीच में हमारे इतिहास विद हैं, उनका प्रस्ताव था, उन्होंने बल्कि कोई किताब है हमारे द्वारा हाट, उसमें लिखा भी है कि इनकी हर वर्ष प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ मूर्तियां रखी जानी चाहिए और उसकी पूजा होनी चाहिए, ऐसा उनका प्रस्ताव। लेकिन अब सरकार कहाँ, लोग इतना, हाँ, ये प्राचीन मूर्तियां हैं, अब मंदिर तो है ही। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी है कि सरकार वो मूर्तियों को जहाँ से भी मिलती है उनको संजो करके रखती है, उनका संरक्षण संवर्धन करती है, वो रखी है बिल्कुल। हाँ। अभी अधिकारी जी, हम कौन से वाले मंदिर जा रहे हैं? अब ये मंदिर जो है ये बद्रीनाथ मंदिर समूह है। अच्छा। वो था महामृत्युंजय मंदिर समूह जहाँ हम पहले गए। हाँ। और ये बद्रीनाथ मंदिर समूह है। अच्छा। और इसके ठीक सामने वहाँ हाँ, केदारनाथ मंदिर समूह अच्छा, है। ऊपर फिर मन्यान, ये कचहरी इत्यादि, ठीक है, गुर्जर देव उगर, जो 6 मंदिर समूह मैंने बताया आपको, हाँ, वो यही द्वारहाट में। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं जी। आपने एक और बात मुझे बताई कि कोई भी मंदिर में अभी ये वाले मंदिर में मूर्ति है। मूर्ति है। हाँ। अब जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ अन्य मंदिरों में हाँ, कहीं पर भी प्रतिमाएं या मूर्तियां नहीं है, तो वो सारी मंदिर और प्रतिमाएं जो यहाँ मिली, तो सारी उन्होंने उसके अंदर रखी, यहाँ संभाल करके रखी हुई। ठीक है, ये ठीक है, चलिए अंदर जाते हैं। यहाँ हाँ, यहाँ इनके यहाँ भी जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं, ये सब उनके रुकने के लिए, रहने के लिए कमरे हैं। अच्छा, इसमें रहता है। यहाँ भी अलग से, वहाँ वो 2 लोग अलग हैं, हाँ, यहाँ एक व्यक्ति अलग है। तो जब आध्यात्मिक रूप से योगदा आते हैं लोग, महावतार बाबा जी के यहाँ जाते हैं, तो फिर यहाँ भी आते हैं, महामृत्युंजय मंदिर में भी आते हैं, बद्रीनाथ मंदिर में भी आते हैं, केदारनाथ मंदिर में भी आते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक के केंद्र होने के साथ साथ यहाँ की आर्थिकी को भी बल मिला है द्वारा। आप बोल रहे थे 20-25 टैक्सी हर रोज चलती है यहाँ पर जी। वो नियमित रूप से योगदा के कारण उनके जो डिवोटी हैं वो सीधे आते हैं विदेश से, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर, वहां से सीधे रेल द्वारा काठगोदाम से द्वारहाट होल्ड किया उन्होंने, और यह दिन सुबह आ गए तो सीधे लंच लिया, यहाँ ब्रेकफास्ट लंच लिया और सीधे महावतार बाबा जी के केव्स जाते हैं। और वहां पर भी वैसे छोटा आश्रम भी है, हाँ, तो वहां भी रुक सकते हैं, और नहीं तो द्वारहाट होल्ड किया और दूसरे दिन सीधे काठगोदाम। और बहुत डिवोटी इस प्रकार से भी आते हैं। बहुत खूब। आप अधिकारी जी यहाँ पर द्वाराहाट में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं मैडम यहाँ रह रहा हूँ 1980 से। अच्छा। हाँ, मेरा वैसे मैं द्वारहाट का ही रहने वाला, मेरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांव है अजगोली। अच्छा, क्या? अजगोली जी हाँ। अच्छा। तो तब वहाँ मोटर रोड नहीं थी, आज तो वहाँ मोटर रोड है, इंटर कॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन तब मैं यहाँ आ गया था। अच्छा। तब मेरी श्रीमती मिसेज भी प्रधान अध्यापिका थी। अच्छा। अध्यापिका थी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हुई, और उसके बाद द्वारहाट में ही हमने बच्चों को पढ़ाई, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। अच्छा। तो तब से मैं द्वारहाट में रह रहा हूँ। अच्छा। यही हाट में रह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं राजकीय सेवा में चला गया। अच्छा। तो फिर राजकीय इंटर कॉलेज दनिया हो गया और महाकालेश्वर हो गया, फिर 20-25 साल GIC द्वारहाट में रहा। अच्छा। और यहीं से सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा। और अब 15-16 साल मुझे सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। अच्छा। अच्छा।
ये कौन सा मंदिर है? ये मैडम ये मन्यान समूह, मंदिरों का हाँ। मन्यान समूह है। अच्छा, मुझे ना एक बात की आश्चर्यता ये होती है कि इतने बड़े पत्थर आए कैसे, लेके कैसे आए होंगे लोग? यही तो आश्चर्य की बात है। नहीं नहीं, और 11वीं उस समय, जबकि आज तो टेक्नोलॉजी है, उस समय इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। और दूसरा, इनके बीच में जो है, यहाँ की बात बताऊं मैं आपको, कि यहाँ जो महल बनते थे, यहीं पर एक सामने मकान है, उस मकान में आज जैसे सीमेंट का लेप लगाते हैं, सीमेंट से एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ते हैं, तब सीमेंट की नहीं, तब उसमें उड़द जो होती है दाल, उस दाल को भिगा करके उसको बारीक पीस करके उसके लेप से चिपके, और आज तक चिपकी हुई है। ओहो, यानी उड़द की दाल के, उसको महट यहाँ बोलते हैं। अच्छा। कुमाऊं में। तो उससे उस दो पत्थरों के बीच में वो लगा करके उसका निर्माण किया गया, और वो बिल्डिंग जो की त्यों बनी हुई है। अच्छा, अभी भी एकदम सही है। सीमेंट वाली हिल जाएगी, वो नहीं हिलेगी, लेकिन वो नहीं हिली है। अच्छा। तो ये था उस समय की। अब आज तो हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, अब ये कैसे ये गुम्बद यहाँ शिकारे कैसे चढ़ाएगी? हाँ, और शिकारा, और इतने मतलब देखते ऐसा लगता है इतने वजनदार होंगे, तो निश्चित रूप से कैसे चढ़ाए गए होंगे। और ये कलाकारी देखिए आप, कलाकृति देखिए, तो ये सब वास्तव में संजोने की चीज है। ये हमारी धरोहर है। ये धरोहर, ये जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। सही कह रहे हैं ना। आज हमारी टेक्नोलॉजी, उस समय भी बहुत चीजें थी। अब टेक्नोलॉजी ने कुछ आसान कर दिया, जीना आसान कर दिया। उस समय थोड़ा सा कठिन जीवन था। इसके अंदर प्रतिमा क्या है, देखते हैं, आइए। इनमें तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी प्रतिमा नहीं है। यहाँ शायद एक बुद्ध की प्रतिमा है कहीं शायद। अच्छा। हाँ, वो बुद्ध की प्रतिमा है शायद यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी ये तो नहीं है अभी। हाँ, यहाँ भी नहीं है। अब मैंने बताया ना, यहाँ बहुत सी जगह केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ और महामृत्युंजय मंदिर वहाँ है। बाकी जगह वो या तो खंडित हो गई वो प्रतिमाएं, और या नहीं रही, क्योंकि चोरी भी हुई ना प्रतिमाएं। ये जो मूर्तियां थी इनकी चोरी भी, तो बहुत बड़ा रैकेट था। लेकिन ये कितना सुंदर है, यहाँ पर कोई आके पूरा दिन बैठता है योग ध्यान के लिए। कितने पीस। ये चलिए यहाँ बैठते हैं। हाँ, क्या हुआ? वो ऐसा है मैडम, इसके लिए जनश्रुतियां हैं 2-3। एक तो जनश्रुति ये है कि द्वारहाट दूसरी द्वारिका बनने वाली थी। अच्छा। एक द्वारिका तो हुई। तो दूसरी द्वारिका बनना था इसको। तो इसमें गंगा नदी होगी, पूर्वी रामगंगा, और कोशी। अच्छा। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर उधर सोमेश्वर कहते हैं, वहां बहती है। और पूर्वी रामगंगा गनई यहाँ से 16 किलोमीटर। इन दोनों को यहाँ पर एक जनश्रुति तो है कि यहाँ पर एक दोनों को मिलना था, दोनों को तो मिलना था, तब दूसरी द्वारिका बननी थी यहाँ पर। अच्छा। लेकिन कोशी ने अपना वायदा नहीं निभाया। क्यों नहीं निभाया? जो भी रहा जनश्रुति है, तो कोशी ने नहीं निभाया, तो इसीलिए कहते हैं आज कोशी में पवित्र स्नान नहीं होता है। वो अभिशप्त, फिर गंगा ने उसको अभिशप्त किया, या एक जमदग्नि ऋषि थे ऊपर भटकोट में, उन्होंने मिलाया, ऐसा भी जनश्रुति है। तो उन्होंने श्राप दिया, तो वो श्रापित है। तो आज भी कोशी नदी में पवित्र स्नान नहीं होता है। और दूसरी जनश्रुति एक और है, वो मैंने कल आपने जब कहा तो मुझे पढ़ना पड़ा, तो वो मुझे मालूम नहीं था। तो वो जनश्रुति ये है कि यही है, रामगंगा और कोशी को मिलना था। तो छाना, एक गगाश में छाना भेट एक गांव है, छाना। अच्छा। गगाश छाना या थाना? छाना एक गांव है। वहां एक शेमल का वृक्ष था। अच्छा।
उस सेमल के वृक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम गंगा, रामगंगा को गनाई जो चौखटिया है, हाँ, गनाई, हाँ, गनाई से यहाँ को मुड़ने के लिए कहना है, यहाँ मुड़ने के लिए ताकि वो यहाँ तक आए। हाँ, लेकिन वो सेमल का वृक्ष प्रमाद में सो गया तो वो नहीं कह सका, तो इसलिए भी ये द्वारिका बनते बनते रह गई। आपने एक बात और कही थी मुझसे कि जो सैनिटेशन है, हाँ, उसके सैनिटेशन के बारे में उस समय हमारे जो पूर्वज थे या हमारी पीढ़ी, आगे चल पीछे देख और आगे चल, पीछे देख करके आगे चलो, यही परंपरा है। परंपरा का निर्वाह ऐसे ही होता है। तो हम लोगों ने यहाँ संक्रांति, जैसे कल आज सावन मास शुरू हो गया है, चंद्रमास का, चंद्रमास का सावन मास आज शुरू हो गया है और सौर मास का 16 तारीख से शुरू होगा हमारे यहाँ। प्लेन्स में आज से शुरू हो गया सावन मास, आज सावन का पहला दिन है और हमारे यहाँ सौर मास चलता है तो वहाँ 16 तारीख से शुरू होगा। तो हर यहाँ परंपरा थी कि हर संक्रांति को, हर महीने 30 दिन में तो आएगी संक्रांति, पूर्णिमा, संक्रांति को और पूर्णिमा को, अमावस्या को 15-15 दिन में, तो अपने घर को, चूंकि उसमें मिट्टी के घर थे, मिट्टी ये सीमेंट के तो होते नहीं थे, ये सब छतें हैं, पत्थर हैं, इन पत्थरों से उस प्रकार के घर हो, तो उनको गाय के गोबर में गोमूत्र मिला करके, उसको मिला करके वो लेप बनाया जाता था। उस लेप से पूरे घर को लीपा जाता था। देहली से लीपना से, उसको भी ऊपर से नहीं लीपते, उसको में देहली से लीपते थे, उसमें फूल चढ़ाते थे, उसके बाद पूरे घर को लीपा जाता था। तो अपने आप जो बैक्टीरिया हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो क्योंकि गोमूत्र और गोबर जो है वो बहुत बड़ा एंटीबायोटिक, आयुर्वेद में भी माना गया है उसको, आयुर्वेद में भी एंटीबायोटिक का वो काम करता है। आज तो हम डिटॉल से, उससे सारी चीजें हैं, पोछा लगाते हैं, वो लोग जानते नहीं थे। हाँ। लेकिन सैनिटेशन का उस समय, पर्यावरण का और सैनिटेशन का बहुत बड़ा, पर्यावरण में पेड़ों को, आज हम पेड़ काट रहे हैं। यही आप सामने आप दूनागिरी टॉप देख रहे हैं, ये पूरा बर्फ से ढक जाता था, अब हम 20 साल से देख रहे हैं, नहीं है। अब मैं 77 मुझे पूरे होते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ द्वाराहाट के नीचे, द्वाराहाट तक और बल्कि जहाँ हमारा गांव है 10 किलोमीटर, वहां तक बर्फ गिरती थी और चीड़ के पेड़ों की टहनियां टूट जाती थी। अब आज 20 साल से, करीब 20 या 25 साल से हम देख रहे हैं कि बर्फ नहीं गिरती, केवल टॉप में दूनागिरी, वो टॉप में गिरती, वो भी उस साइड, इधर तो गिरती नहीं है। अभी देखिए मैं बरसात में हूँ, मुझे कोई नहीं, आपने देखा ये कितना सुंदर बरसात नहीं है, बरसात नहीं है। इतिहास अपने को दोहराता है और हम जो बोते हैं वही, जो बीज हम बोएंगे वही पौधा तो उगेगा। सही बात। तो आज आपने देख, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आज अब वृद्धाश्रम की बात, अब वृद्धाश्रम चूंकि वृद्ध असहाय है, उनकी व्यवस्था करना हमारी जो लोकप्रिय सरकारें हैं उनका तो दायित्व बनता है, उनकी व्यवस्था करना, वो तो कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर। लेकिन उसके पीछे असली कारण क्या है, मेरी समझ में जो कारण आता है वो क्या है? वो कारण ये है, और अभी वो हमारा जो उत्तराखंड है इससे दूर है, यद्यपि अपवाद तो नहीं है, यहाँ भी हो ही रहे हैं, वृद्धाश्रम यहाँ भी खुल रहे हैं, हरिद्वार वगैरह में सारी जगह खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अभी हमारे ग्रामीण अंचल में या उत्तराखंड में कम से कम देश की अन्य भागों की तुलना में यहाँ पर कम है। मुझे जो कारण पता लगा कि पहले माँ बाप जो थे अपने, आज भी माँ बाप तो समर्पित रहते हैं बच्चों के लिए, पूरा समर्पण रहता है, माँ का तो पूरा समर्पण ही रहता है, वो तो अपना सुख दुख कुछ देखती ही नहीं है। पिताजी कठोर थोड़े रहते हैं, लेकिन माँ तो बहुत ही सहृदय रहती है। तो आज मुझे जो कारण आया, मैंने जो उसके गहराई में देखा कि आज हम माँ बाप जो हैं इस आधुनिकता की दौड़ में कहिए या इसकी होड़ में कहिए
या इस आधुनिकता की चकाचौंध में कहिए, वो बच्चों के लिए जो उनका ममत्व है अपने दायित्व से हट गए। भाई बचपन से ही चलो, हायर एजुकेशन के लिए तो हमको बाहर भेजना ही पड़ता, पहले भी भेजते थे, उत्तराखंड से भी लोग काशी गए हैं, इलाहाबाद गए हैं, लेकिन बचपन में यानी किशोर अवस्था तक बच्चों को माँ बाप अलग नहीं करते थे अपने से। तो अलग नहीं करते थे तो उनकी संवेदनाएं जुड़ी रहती थी, माँ बाप माँ का बच्चों के प्रति या पिता का बच्चों के प्रति या बच्चों का माँ बाप करते। लेकिन आज क्या हो गया, इस आधुनिकता की दौड़ में, आधुनिकता की में अपनी मस्ती के लिए, अपने सुख चैन के लिए माँ बाप क्या कर दे रहे हैं, अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे की परवरिश और उनकी प्रोग्रेस के लिए, एजुकेशन के लिए भेजना भी तो जरूरी है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, जहाँ आपसे भेजना जरूरी है, लेकिन आपने इसमें मैं ये बात इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही है आपके, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि बच्चों को प्रोग्रेस के लिए तो बाहर जाना ही चाहिए, अलग होना ही चाहिए, लेकिन उस समय पहले जो वृद्धाश्रमों की बात नहीं सुनेगी आज से, यानी ये समझिए आप 20वीं सदी में नहीं सुनेगी, 21वीं सदी से बात आएगी लगभग। आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से अगर हम छोटे बच्चों को अपने से अलग करते हैं तो उनका जो स्नेह है और जो वार्मथ है, जो माँ बाप का बच्चे की तरफ, बच्चे का माँ बाप की तरफ, वो अभी कम होते जा रहा है क्योंकि हम बच्चों को अपनों से दूर कर रहे हैं। क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? भावनात्मक जो लगाव है, हाँ, वो मेरा अटैचमेंट हो गया, वो तो साथ रह के होगा ना, साथ खा करके होगा ना। आप देखते हैं, हम ही दोस्त में हम ही साथ रहते हैं, खाने से और संवाद से बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? सही बात, संवाद और भोजन, यस। साथ आज भी बहुत अच्छे परिवार हमने ऐसे देखे जो दिन भर अलग अलग रहेंगे वो, लेकिन भोजन साथ करते हैं एक टेबल पर। बहुत से परिवारों का ये नियम है कि भोजन साथ में करेंगे, भोजन साथ करेंगे, वो दिन भर सब मिलेंगे नहीं, लेकिन भोजन की टेबल पर सब साथ है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो संवाद की बात कर रहे हैं आप, है ना, पहले जमाने में मुझे जो याद है कि कोई मेहमान आते थे तो मेरी माताजी कहती थी, जाओ अंदर बेटा, हाँ नहीं, अंदर जाओ मीन्स उन लोगों के साथ ना बैठो, लेकिन अभी मुझे अपने बच्चों को बोलना पड़ता है बैठो। नहीं तो वो चेंज है ना, वही तो बात है। पहले बच्चे को हम अलग रखते थे, बच्चे बड़ों के सामने बच्चों का क्या काम, ये वाली थ्योरी थी। आज अब ऐसा है, बच्चों को आप, क्योंकि बच्चा इतना जागरूक हो गया, आज बच्चा इतना मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया है, मैच्योर हो गया है, कम से कम 10 से 15 साल मेंटल एज बढ़ गई है आज। बिल्कुल मैं, यानी 5 साल के बच्चे में 15 साल या 20 साल की मैच्योरिटी मींस वाइजनेस हो या बिकॉज अभी गूगल की वजह से वो इतना सारा कुछ पढ़ लेते हैं, वो सारी चीजें बढ़ गई हैं, तो इसलिए हम उनको साथ रखते हैं, रखना चाहिए अभी भी। लेकिन कुछ लोग, अब मैं तो ये विद्यालय से भी जुड़ा हूँ, तो हम गार्जियन से भी, पेरेंटिंग जो है ना, आज बहुत अच्छी पेरेंटिंग नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए थी। हम बच्चे को अलग रख रहे हैं, हमने उसको अपनी जमीन जायदाद बेच करके बच्चे को पढ़ा लिखा करके हमने स्वीडन, न्यूयॉर्क, डेनमार्क भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, और उसके बाद अब जब बच्चों की जरूरत है तब वो अलग हो गया, तो उसका एक तो इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो गया। तो जैसे हमने उसको बचपन में दूर रखा, उसको हमारा मोहम्मद तो नहीं मिला, जो भावनात्मक स्नेह था, लगाव था, वो नहीं मिला, तो कल को चूंकि हमने दिया नहीं तो मिलेगा नहीं। कि बच्चे, आपने बच्चों को अलग किया बचपन में, जब बचपन में जरूरत थी ना उनको, बचपन में उनको आपके ममत्व की, आपके भावनात्मक लगाव की जरूरत थी, उसमें आपने, ठीक है, उनके डेवलपमेंट या उनके विकास के लिए अलग बात है। आपने बच्चों में देखा होगा, जो उनको खिलाता है, जो उनको प्रेम, वही उनका अपना होता है। लगाओ तो बच्चों, क्योंकि बच्चा तो क्लीन स्लेट तो है ही है वो,
वो तो ये राग द्वेष तो हमें अब आते हैं ना। हाँ। अब मैं 77 का हूँ तो अब बढ़ रहे हैं राग द्वेष, अब बढ़ रहे हैं, पहले नहीं थे। हाँ। बचपन में नहीं थे। नहीं। अब आज आपने देखा होगा मैडम, मोबाइल से 5 अगर घर में मेंबर हैं, 5 मोबाइल हैं और सब लोग अपने अपने घर में भी मोबाइल से पड़े हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, तो संवाद नहीं है। हाँ। तो भावनात्मक लगाव कहाँ से आएगा? सही। इससे हमारा समाज भी विकृत हो गया है। तो ये सबसे बड़ा जो चुनौती है, या कम से हम कहें इसको कि एक बहुत बड़ी त्रासदी मैं कहूंगा इसको। तो इससे आगे आने वाले समय में क्या होगा, आने वाली पीढ़ी क्या इसको जो देखेगी, मैं इसके लिए बड़ा चिंतित हूँ। ये आज की जो मैडम के साथ जो आज की वार्ता रही 4 बजे से 3:45 बजे से, तो इसलिए रियली बहुत आनंद आया। क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से हूँ, तो वार्ता करना ये हमारा एक प्रकार से प्रोफेशन ही है, समझिए। अब रिटायरमेंट के बाद भी एक नई ऊर्जा मुझे मिल गई। और कल मैडम ने जब कहा तो मैंने करीब 3-4 किताबें कल पढ़ी, जो और कई चीजें मुझे वो मालूम हुई जो मुझे आज तक नहीं मालूम पता थी। तो इसलिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने एक अवसर दिया और एक जीने की एक नई प्रेरणा आपने दी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you. Thank you. Please take a moment to subscribe and hit the bell icon so you are notified whenever we post new videos.